हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग का सबसे पहले हम नामकरण की बात करें तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण रखा गया। और द्विवेदी युग की जो समय सीमा है ये 1900 से 1918 तक मानी जाती है। 1900 से 1918 तक इसकी समय सीमा मानी गई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का जो काल निर्धारण है वो 1893 से 1918 तक करते हुए उसे नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। और डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जो है जागरण सुधार काल नाम दिया। फिर द्विवेदी युग में ही हमारी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ये इसी युग से ये आरंभ हुई सरस्वती पत्रिका। और सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी बने हैं, 1902 में श्याम सुंदर दास बने हैं, और 1900 में जो हमारे आए थे 1900 में चिंत सरस्वती पत्रिका की संपादन जो किया है में 1902। फिर उसके बाद आते हैं द्विवेदी युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां। साहित्यिक प्रवृत्तियों में पहली प्रवृत्ति राष्ट्रीयता की नवी धारणा। भारतीय हिंदू जब समाप्त हुआ तो उसमें जो है समाप्ति के बाद द्विवेदी युग आया। और द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम, अतीत गौरव, जो भाषा, ये सब जो इनका लिखने की जो प्रेरणा थी वो यही थी कि मतलब ये राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो। जो भी रचना लिखे हैं, जो भी कविता लिखे हैं वो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो। फिर उसके बाद आती है इतिव्रतात्मकता। द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति हमारी इतिव्रतात्मकता है। इतिव्रतात्मकता एक क्वेश्चन आता है, कोई भी पूछ ले कि इतिव्रतात्मकता किस युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है तो द्विवेदी युग की है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और नैतिकता एवं आदर्शवाद इनकी तीसरी प्रवृत्ति है। फिर विषयगत वैविध्य है, फिर साहित्य की सदृश्यता पर बल, फिर काव्य रूप की विविधता। इस प्रकार से हमारी 6 प्रवृत्तियां हैं द्विवेदी युग की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी काल की या युग की प्रवृत्तियां होती हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियां, तो उन प्रवृत्तियों को एज इट इज़ पॉइंट में याद करना चाहिए ताकि वो पेपर में पॉइंट में दिख जाती है और उसे फिर टिक लगा सका आसानी से। तो ये समझ में आ गई कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं इसकी। ये सिर्फ इसकी एज ए हेडिंग करनी है जैसी हैं। ओके। फिर अब हम द्विवेदी युग के कवि। ठीक, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि में पहले आते हैं हमारे ये श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ। और इनकी रचना है श्रीधर पाठक की मनोविनोद। मनोविनोद 1882 में आई थी। और फिर उसके बाद आती है इनकी गुणवंत हेमंत। मनोविनोद 1882 और गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत 1900 में आई। और फिर जगत सच्चाई सार 87 में आई। कश्मीर सुषमा 1904 में आई। देहरादून 15 में आई। भारत गीत 28 में आई। वनाष्टक, फिर स्वर्गीय वीणा, फिर धन विजय, फिर सांध्याठन 1918 में आई। फिर इनकी आती है अनुदित रचना। अनुदित रचना वो होती है जो किसी मूल रचना, जो किसी और भाषा में लिखी जाती है रचना, उसका अनुवाद किया जाए अपनी किसी मनपसंद भाषा में, या जो भी राइटर, जो भी कवि जिस भाषा में उसका अनुवाद करे किसी भी मूल रचना का किसी दूसरी भाषा में जो अनुवाद किया जाता है उसे अनुदित रचना कहते हैं। तो श्रीधर पाठक की अनुदित रचना है गडेरिया एवं दार्शनिक। ये इन्होंने जो अनुवाद किया है वो शेफेंड्स एंड फिलोसोफर ग्रे का गडेरिया और दार्शनिक नाम से किया है। फिर इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो अनुदित रचना है वो है एकांतवासी योगी। 1886 में आई। इन्होंने जो हरमिट की गोल्ड स्मिथ रचना है, गोल्ड स्मिथ की जो हरमिट रचना है, सॉरी, गोल्ड स्मिथ की जो है हरमिट रचना है, उसका जो अनुवाद इन्होंने खड़ी बोली में किया और वो थी, उसका नाम एकांतवासी योगी 1886 में। फिर इन्होंने डेस्टेड विलेज गोल्ड स्मिथ का अनुवाद किया, वो ब्रज भाषा में किया और ऊजड़ 1989 इसका नाम रखा। फिर शांतपतिक 1902 में आई। ये ट्रैवलर गोल्ड स्मिथ की थी और खड़ी बोली में थी। फिर ये इस प्रकार इनकी हो गई अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं, ये सारी इनकी अनुदित रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रीधर पाठक की। और श्रीधर पाठक हमारे स्वतंत्रतावादी प्रवृत्ति के कवि हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एकांतवासी योगी इनकी ये लावनी और ख्याल शैली में लिखी गई है एकांतवासी योगी। और इनकी जो ऋतु संहार है, ऋतु संहार कालिदास का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। और ये खड़ी बोली और ब्रज, इसमें दोनों भाषाएं खड़ी बोली और ब्रज इनका प्रयोग किया है। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में जो रचित रचना है वो है गुणवंत हेमंत। ये खड़ी बोली में है प्रथम रचना। और उसके बाद एकांतवासी योगी जो है इनकी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है इनकी ध्यान में रखने वाली।
फिर आते हैं हमारे दूसरे आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद जी की जन्म हरिओद का 65 में हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 1865 में हुआ। और इनकी जो रचना है, जो इम्पोर्टेंट रचना है, वो है रस कलश, फिर चुभते चौपते चोखे चौपते 1932 में आई, फूल पत्ते, और इनकी कल्पलता, और हरिओद सत्सई, और इनका पद प्रमोद और पद प्रसून, ये इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। और इनका था कबीर कुंडल रसिक रहस्य। और इन्होंने दो, इनका जो खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य है, माना जाता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, वो है हमारा प्रिय प्रवास। ये 1914 में आया और 17 इसमें सर्ग हैं, 4 में 3 प्लस करो 7, तो ये 17 सर्ग का हमारा महाकाव्य खड़ी बोली हिंदी का प्रथम। इसका नाम जो था ब्रजांगना विलाप था पहले, अब इसका नाम परिवर्तित करके प्रिय प्रवास रख दिया गया। इसमें राधा और कृष्ण के लोक निरपेक्ष रूप का, लोक रक्षक रूप का वो किया गया वर्णन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो हमारा प्रिय प्रवास आएगा। दूसरा है पारिजात। पारिजात तो 1937 में आई थी इनकी रचना, और इसमें 15 सर्ग हैं, फिर 18 सर्ग हैं। और ये हरिओद जी हैं, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरिओद जी को गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो सूरदास कहा है आधुनिक काल का किसको? हरिओद जी को। तो ये भी याद कर लेना बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे इसके द्विवेदी युग के तीसरे प्रमुख कवि हैं, वो हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो जन्म है वो 1864 में हुआ। इन्होंने मौलिक काव्य लिखे हैं और अनुदित काव्य लिखे हैं। मौलिक काव्य हैं इनका पहला मौलिक काव्य है काव्य मंजूषा, फिर सुमन 23 में, फिर कान्यकुब्ज अबला विलाप, फिर देवी संस्तुति शतक, फिर कान्यकुब्ज वलिव्रतम, फिर कविता कलाप 1909। इस प्रकार से इनकी ये 6 जो है। फिर इसके बाद आती है इनकी अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं इनका विनय जो अनुवाद किया है वो भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया है विनय विनोद में। विहार वाटिका में इन्होंने अनुवाद किया है जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद। किसमें किया? संक्षिप्त अनुवाद किया है जयदेव के गीत गोविंद का। फिर ऋतु तरंगिणी में इन्होंने अनुवाद किया है कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद। गंगा लहरी में किसका अनुवाद किया है? पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी थी रचना, लहरी में। स्नेहमाला में इन्होंने भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद। और कुमार संभव सार इनका 2 में आया था 1902 में। और इनका एक ग्रंथ हो रहा है शिक्षा। ये जो है इनका शिक्षा जो है ये आया था इनका 1916 में, सॉरी, शिक्षा इनका 1916 में आया था, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये हो गए महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हमारे आते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की बहुत सारी रचनाएं हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग में। तो इनकी रचनाएं मैं आपको अलग से इसके बाद खत्म जब भी होगा तब बता दूंगी, वो पूरे आराम से, ठीक है। फिर आते हैं गिरधर शर्मा नवरत्न। इनका जन्म 1881 में हुआ। इन्होंने है मातवंदना, फिर हिंदी माघकृत शिशुपालवत के 2 सर्गों का 1928 में इन्होंने अनुवाद किया। गिरधर शर्मा नवरत्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1881 में हुआ था गिरधर शर्मा नवरत्न का। और इन्होंने क्या करा था, इनको नवरत्न की उपाधि दी थी। ये बांग्ला और संस्कृत की रचनाओं का अनुवाद करते हैं गिरधर शर्मा नवरत्न। और इन्होंने गीतांजलि का हिंदी में अनुवाद किया और गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का संस्कृत के श्लोकों में अनुवाद किया गिरधर शर्मा नवरत्न ने। इनको नवरत्न की उपाधि दी गई है, ये भी याद रख लेना कि भाई गिरधर नवरत्न, ऐसे पूछा जाता है कि नवरत्न किसको कहा जाता है, नवरत्न की उपाधि किसको प्राप्त है, तो हमारे गिरधर शर्मा नवरत्न है। इनका जन्म 1881। समय जरूर याद करना, हर रचनाकार का, हर लेखक का, हर कवि का, सबका जन्म समय जरूर याद करना है। उसके बाद आते हैं हमारे रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय का 1872 में हुआ जन्म। इनकी रचना राष्ट्र भारती, देवसेना, देवदूत 1918, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति 1919, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य और मुक्ति सूक्तावली नीति परक काव्य 1915 में आया है ना रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय के बाद आते हैं हमारे लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे की जो है जन्म लोचन प्रसाद पांडे का 1886 में हुआ। तो लोचन प्रसाद पांडे 1886 में आए। इनकी जो रचना है पहली आती है इनकी मृगी दुखवोचन, फिर प्रवासी, फिर आता है इनका मेवाड़ गाथा। मेवाड़ गाथा 1914 में आया था। और महानदी, फिर पद पुष्पांजलि 15 और नीति कविता 16। लोचन प्रसाद पांडे को साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई है, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसको दी गई है, तो हमारे आते हैं लोचन प्रसाद पांडे। ये मुकुटधर पांडे के छोटे भाई थे लोचन प्रसाद पांडे, ये भी याद करना, पांडे बंधु भी कहा जाता है इनको। 1886 में इनका जन्म हुआ, ये भी ज़रूर याद करना इनका जन्म। ये भी जो है इन्होंने चित्तौड़ के जो भीमसेन के स्वतः त्याग की कथा नंददास के रस पंचाध्याय के ढंग पर कह दिया है। तो इनकी
ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, लेकिन हाँ इनका जन्म ज़रूर याद करना कि इनका जन्म 1886 में हुआ। और इनकी जो है पद पुष्पांजलि और मृगी दुखमोचन और प्रवासी, ये रचना इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आते हैं हमारे नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर क्यों बहुत सारे नामों से, ये मतलब बहुत सारी उपाधियाँ इन्हें दी गई थी। नाथूराम शर्मा शंकर को साहित्य वाचस्पति की उपाधि मिली और इन्हें भारतेंदु प्रज्ञेंदु भी कहा गया। इनका जन्म जरूर करना 1859। अब देखो 59 में तो हमारे नाथूराम शर्मा शंकर आए और 59 में ही हमारे वो आए श्रीधर पाठक। तो द्विवेदी युग के दो ही कवि हैं लेखक, वो एक ही समय में आ गए। तो 59 में ही नाथूराम शर्मा शंकर है और 59 में ही हमारे कौन है, ये आते हैं हमारे गिरधर शर्मा नवरत्न। ठीक है, तो इन्हें भी अच्छे से याद कर लेना। और ये हो गए हमारे नाथूराम शर्मा शंकर कंप्लीट। नाथूराम शर्मा, सॉरी फ्रेंड्स आवाज़ आ रही थी थोड़ी सी। नाथूराम शर्मा शंकर का 1859 में हुआ जन्म, ये भी पता है सबको, बता दिया मैंने। और हमारे इनकी जो रचनाएं हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु प्रज्ञेंदु भी कहा जाता है इनको, ये भी मैंने बता दिया। इनकी रचनाएं हैं माघ। माघ जो है शिशुपाल वध के दोहों में अनुवाद है। माघ जो है शिशुपाल वध के दोहों में अनुवाद है। और इनकी रचना नहीं, सॉरी माघ नहीं, नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म 1859 में हुआ, ये बात बता दी। इनको भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि मिली है। फिर इनकी रचना है अनुराग रत्न, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों रचनाएं। शंकर सरोज, गरबंडा रहस्य प्रबंध काव्य है इनका। गरबंडा रहस्य में इन्होंने बताया है जो विधवाओं की जो बुरी स्थिति है और देव मंदिरों के दुराचार का वर्णन है इसमें। तो इसकी विषय वस्तु भी पूछ ली जाती है, इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो वो मैंने बता दिया आपको। विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के दुराचार का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे शंकर सर्वस्व, इनका जन्म 1951 में हुआ। ठीक है। फिर हम आते हैं बाल मुकुंद गुप्त, आगे चलते हैं। तो इनका जन्म 1865 में हुआ। इनकी स्फुट कविता 1905 है। बाल मुकुंद गुप्त का सबसे इंपॉर्टेंट है इनका समय, ये समय पता होना चाहिए कब हुआ इनका जन्म, जन्म में पूछ लेते हैं बाल मुकुंद गुप्त को। फिर आते हैं लाला भगवान दीन, इनका जन्म 1866 में हुआ। इन्होंने हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में ये शामिल रहे, लाला भगवान दीन। और इनकी रचना है वीर शतरानी, वीर बालक, वीर पचरंत, नवीन बीन। और इनकी टीकाएं लिखी है इन्होंने रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी सस्सई। तो इनकी ये 5 की 5 टीका हैं। लाला भगवान दीन की ये टीकाएं जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें एकदम अच्छे से याद करना कि किसकी टीका है। फिर आते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनका जन्म 1873 में हुआ। और इनकी रचना है स्वदेशी कुंडल, 1910 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृत्युंजय 1904 में आई थी, इनकी सारी रचना इंपॉर्टेंट है। राम रावण विरोध 6 में आया था, वसंत वियोग 12 में आया था, ये सीक्वेंस से याद करना। अमलतास, फिर नाइसन 1910 का स्वागत, फिर नवीन स्वत्सर 1967 का स्वागत। फिर इनका सबसे इम्पोर्टेंट रचना है जो वो है धराधर धावन, मेघदूत का ब्रजभाषा में इन्होंने पदबद्ध अनुवाद किया है, उसका नाम इन्होंने धराधर धावन रखा है। ठीक है, ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राय देवी प्रसाद पूर्ण, राय देवी प्रसाद पूर्ण के बाद हमारे आते हैं कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु का जन्म 1875 में हुआ। कामता प्रसाद गुरु ने हमारी व्याकरण का भी ग्रंथ लिखा है, ये भी याद रखना, हिंदी व्याकरण नाम से कामता प्रसाद गुरु का। उनका जन्म 1875 में हुआ। जन्म कब हुआ इनका, तो हर कवि, हर लेखक, हर रचनाकार जरूर करना, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि जन्म पर पूछ लें, मिलान के लिए पूछ लें, कैसे भी आएगा। इसके बाद आता है इनकी रचना है भौमासुर वृद्ध, इनका ब्रजभाषा में है। फिर विनय पचासा ब्रजभाषा में है। पद पुष्पांजलि खड़ी बोली में है। दासी रानी, शिवाजी से मत करना चाहे, लेकिन इनके जो तीनों है ना रचनाएं, भौमासुर वृद्ध ब्रजभाषा, विनय पचासा ब्रजभाषा, पद पुष्पांजलि खड़ी बोली, ये तीनों कर लेना अच्छे से। फिर आते हैं हमारे ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनका जन्म 1883 में हुआ। 83 में इनका नाम जो है उपनाम स्नेही है। इनकी है प्रेम पच्चीसी, फिर कुसुमांजलि, इसके बाद कृषक रदन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब द्विवेदी युग में 4 लेखक तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो हमारे श्रीधर पाठक, दूसरे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, नरेश त्रिपाठी, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनकी कोई रचना छोड़नी नहीं है। त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी। ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही जो हमारे थे, ये स्नेही नाम से श्रृंगार रचनाएं लिखते थे। भावना से प्रेरित इनकी रचनाएं थी, उसके लिए इन्होंने त्रिशूल नाम से रचनाएं लिखते थे। इनकी सारी 8 की 8 रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें छोड़नी ही नहीं है किसी भी कीमत पर। इसे सीक्वेंस से याद करनी है। पहली इनकी प्रेम पुष्पांजलि है, दूसरी कुसुमांजलि है, तीसरी कृषक रदन है, राष्ट्रीय वीणा है, फिर त्रिशूल तरंग है, फिर करुणा कादम्बनी है। ये हो गई करुणा कादम्बनी। अब आते हमारे रूप नारायण पांडे, इनका जन्म 1884 में हुआ। इन्होंने लिखा पराग 1924, वन वैभव दलित
हरित कुसुम, वन विहिगमन और फिर आश्वासन, वन विहिगम, वन विहिगमन नहीं, वन विहिगम आश्वासन, इनकी 5 रचनाएं हैं। ठीक है, फिर हमारे आते हैं रामनरेश त्रिपाठी। इनका जन्म 1889 में हुआ था। इनका जन्म भी ज़रूर पूछते हैं, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का ज़रूर पूछते हैं, श्रीधर पाठक का पूछते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का पूछते हैं, और हमारे मैथिली शरण गुप्त का पूछते हैं, और उदय सिंह उपाध्याय हरिऔध का पूछते हैं। इनका सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है। और इनके खंड काव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका मिलन 17 में आया था, पथिक 20 में आया था, स्वप्न 29 में आया था, और मानसी 27 में आया था। और कविता कौमुदी भी इनकी एक रचना है। जैसे इनका है करुणा कादम्बरी, इनकी रचना में हमेशा कंफ्यूजन होती है, करुणा कादम्बरी और रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी। कविता कौमुदी इनकी एक रचना है, कविता कौमुदी, कविता कौमुदी, ये इनकी कविता कौमुदी रचना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, कविता कौमुदी को। इनमें इनकी फुटकल कविताएं हैं, ग्राम गीत है सारे। कविता कौमुदी में इनका संकलन 8 भागों में किया है रामनरेश त्रिपाठी ने। इसमें ग्राम गीत, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला कविताओं का संकलन किया है। तो इस तरह हमारे हो गए द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, और द्विवेदी युग का नामकरण, और द्विवेदी युग कब से कब तक है ये सब मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट रचना बता दी कौन सी किसकी है, और इनकी तो ये सारी हैं, इसे तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना। मैं बार बार कह रही हूँ, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और रामनरेश त्रिपाठी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। और फिर मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, तो आगे चलते हैं हम। ये हैं हमारे, फिर इसके बाद हम करेंगे अनुदित काव्य रचनाएं, तो मैंने बता दी। फिर हम करेंगे द्विवेदी मंडल के कवि, फिर द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन से हैं वो बताऊंगी मैं। तो द्विवेदी मंडल के कवि, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ। तो द्विवेदी मंडल के कवि में हमारे आते हैं, पहले कवि हैं उदय सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हरिऔध जी हैं हमारे पहले कवि। और फिर हमारे दूसरे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर मैथिली शरण गुप्त, फिर रामचरितोपाध्याय, गिरदर्शन मनोवरतन, लोचन प्रसाद पांडे, ये हमारे द्विवेदी मंडल में आते हैं। फिर द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि में आते हैं नाथूराम शर्मा शंकर, फिर आते हैं लाला भगवान दीन, फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण, फिर कामता प्रसाद गुरु, फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, फिर रूपनारायण पांडे, ये द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। और स्वतंत्रतावादी कवि अगर पूछा जाए हिंदी का द्विवेदी युग का प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है, तो श्रीधर पाठक है, फिर रामनरेश त्रिपाठी भी हैं, और मुकुटधर पांडे। ये 3 जो हैं द्विवेदी युग के स्वतंत्रतावादी कवि हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी सी इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ आईएन में इनकी जो इम्पोर्टेंट बात। जैसे हमारे ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के रामचंद्र शुक्ल का एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ऐसी पॉइंट में कि कथन किसका है और किसने किसके लिए कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को की पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। ये ऐसे कथन दे दिया जाएगा और उसका पूछा जाएगा किसने किसके लिए कहा है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित तथा मौलिक ग्रंथों की रचना 80 है, तो 80 के लगभग है, इन्होंने 80 के लगभग रचनाएं लिखी हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और इनका एक कथन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए का एक कथन है, बड़ा देती हूँ आपको। जैसे इनका ये वाला कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कि इन्होंने कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे के लिए कौतूहल का अद्भुत वर्णन अब बहुत हो चुका, ना परिक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और ना ही स्वाक्याओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी प्रयत्न, भिक्षुक से लेकर राजा प्रयत्न, बिंदु से लेकर समुद्र प्रयत्न, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उद्देश्यजनक होना चाहिए, या मतलब उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। कविता हम जो भी लिखेंगे उसका मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, उसका उद्देश्य या उसका विषय कविता लिखने का कि हम किस लिए लिख रहे हैं या किस उसे प्रेरणादायक होना चाहिए, ना कि उसे इस तरह की किसी यमुना किनारे का वर्णन हो, ना केली कौतूहल, ये सब वर्णन हो। तो ये हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ओके, और ये हो गए। और फिर ये इस तरीके से हमारे द्विवेदी युग के कंप्लीट हो गया। द्विवेदी युग आज हमारा पूरा, मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए। गुप्त की रचनाएं मैं अलग से बता दूंगी उनकी क्या है, फिर तो अच्छे से बात हो जाएगी। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।